किसी भी समाज का आईना होता है उसका साहित्य। वही साहित्य जो अपने में समेटे है कई सदियों का इतिहास, दशक दर दशक बदलती भाषा की चाल, समाज की विकसित होते विचार भी। दुनियादारी का आईना होता है साहित्य। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है हिंदी साहित्य समिति, जो अब नीलाम होने की कगार पर है। 112 साल पुरानी हिंदी साहित्य समिति पर नीलामी की तलवार लटक रही है। राज्य सरकार की ओर से सहयोग न मिल पाने की वजह से यह समिति सालों से आर्थिक संकट झेल रही है। यहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कोर्ट ने नीलामी का आदेश दे दिया था। 16 फरवरी तारीख तय हुई, जिसे आज फिलहाल रद्द कर दिया गया है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि बात तो यहां से लगता है शुरू हुई है, क्योंकि यहां से अब हमको सोचना होगा कि क्या हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का दाम हमारी ही नजरों में इतना घट गया है कि अब विकास की नाव में उनके लिए कोई जगह ही नहीं। क्या अब राजस्थान को अपनी धरोहरों की नीलामी देखनी पड़ेगी? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया जैसी शख्सियतों ने इस समिति में आकर के किताबों का अध्ययन किया है, लेकिन हिंदी साहित्य समिति को सिर्फ एक पुरानी अंधेरी इमारत के तौर पर लगता है सरकारें देखती आई हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह साहित्य समिति बहुत सी नई उम्मीदों का केंद्र बन सकती है। कौन जानता है, यहां आकर 450 वर्ष पुरानी 1500 से ज्यादा पांडुलिपियों का अध्ययन कर राजस्थान में खोए हुए पानी के बड़े स्रोत ढूंढे जा सकें, या शायद गुम हुई सरस्वती की धारा तक हम पहुंच पाएं। कौन जानता है, किताबों की पंक्तियां पढ़ने वाले को किताबें किस दिशा में ले जाए। लेकिन ये सब संभावनाएं खत्म हो जाएंगी अगर इसी तरह हमारी साहित्य की धरोहरों को नीलामी झेलनी पड़ी। अब एक तरफ समिति का संघर्ष है, दूसरी ओर सिस्टम का कठोर रिवाज। इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह इस साहित्य समिति को बचाने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे सवाल हम पूछेंगे कि अब मौजूदा समय में उनकी सरकार इस धरोहर को बचाने के लिए क्या कुछ कर रही है। वैसे इस धरोहर को बचाने के लिए करीब 5 करोड़ का फंड बीती गहलोत सरकार ने दिया था, जिसमें 1 करोड़ 11 लाख का फंड वहां से आया, और जानकारी ये लग रही है कि उसमें से भी 40-50 लाख रुपए ही समिति के पास पहुंचा था। एक वक्त में यहां पर बहुत सारे कर्मचारी थे, अब 2 ही रह गए, और इन 2 कर्मचारियों को भी बीते कई सालों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी मांग को लेकर ये कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने स्थिति देखी तो नीलामी का आदेश दे दिया। फिलहाल नीलामी नहीं हो रही है, लेकिन रद्द कर दी गई है तारीख। इसीलिए मैंने कहा कि बात खत्म नहीं होती है, बात यहां से शुरू होती है। अब यहां से तमाम चर्चाओं और मंथन के माध्यम से हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम अपनों राजस्थान की बात करते हैं, रंग बिरंगे राजस्थान की बात करते हैं, तो उसका एक रंग ये धरोहर भी है, ये किताबों से भरी हुई पुस्तकालय भी हैं, जिन पर हमारी नज़र रहनी ही चाहिए। हमारे साथ राजस्थान कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, मैं मिलवाऊंगा आपको उनसे भी। लेकिन राजस्थान के भरतपुर में मौजूद 112 साल पुरानी हिंदी साहित्य समिति पर नीलामी की तलवार अब जो लटक गई है राज्य सरकार की ओर से सहयोग ना मिल पाने की वजह से। ये समिति सालों से आर्थिक संकट झेल रही है। यहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। नीलामी का नोटिस भेजा गया, कोर्ट ने पहले 16 जनवरी का नोटिस भेजा, जिसे बढ़ाकर 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया। जिन्होंने अपील की है उसमें कोर्ट के लिए परिवादी का हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं, वो उन्होंने क्या कुछ कहा है। 1912 में स्थापित ये वो संस्था है जिसके पास 450 साल पुरानी 1500 से ज्यादा पांडुलिपियां, 44 विषयों की किताबें और तमाम साहित्य है। रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया समेत कई मशहूर हस्तियां यहां आ चुकी हैं। लेकिन बजट की तंगी के चलते ये संस्था नीलाम होने के कगार पर है। समिति से जुड़े लोगों की मौजूदा सरकार से दरख्वास्त है कि संस्था को नीलाम होने से बचा लें। लगभग 112 साल पुरानी संस्था है, जो अगस्त 1912 में प्रारंभ की गई थी। हिंदी के क्षेत्र में जो नाम श्री हिंदी साहित्य समिति भरतपुर ने कमाया है, वो शायद ही किसी संस्था ने कमाया हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस संस्था के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से 1 करोड़ 11 लाख का बजट ही मिल सका। हिंदी साहित्य समिति में कुल 6 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 4 सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान में 2 कर्मचारी हैं। जुलाई 2003 में संस्था को सरकार द्वारा अधीन लेने के बावजूद कर्मचारियों को अपना पूरा वेतन नहीं मिल पाया।
वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से और वर्तमान सरकार से आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको संकट को दूर करें और इसको जो बकाया अनुदान जो बजट में दिया गया था उसको दिलाकर इसकी समस्या को समाप्त करें। यूं तो सरकारें हिंदी को बचाने और बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन इतनी पुरानी संस्था को अगर घोषित बजट ही न मिल पाई तो सब वादे बेकार नजर आते हैं। अब देखना होगा कि क्या मौजूदा सरकार इस संस्था को नीलामी से बचा पाएगी। दिल्ली से समीक्षा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस मामले पर हमने पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। भरतपुर में उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध श्री हिंदी साहित्य समिति है और 112 साल पुरानी है। इस हिंदी साहित्य समिति पर नीलामी की तलवार लटकी हुई है। इसकी मुख्य वजह है कि इसमें कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पाई है। आखिरकार क्या वजह है, इसमें कौन कौन सी हस्तियां आ चुकी हैं, अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत भारद्वाज जी, उनसे जानेंगे। सर, क्या वजह रही, भरतपुर की इतनी पुरानी हिंदी साहित्य समिति है, बजट पिछली सरकार थी उसने बजट पारित किया लेकिन कम मिल पाया, लेकिन सर नोट नीलामी की तलवार लटक रही है, इसके पीछे क्या वजह, यहाँ के लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखो जी, कुल मिला के बात है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस हिंदी साहित्य समिति को बचाने के लिए विधानसभा में 5 करोड़ का बजट देने का लक्ष्य रखा जी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर इसको बहुत हल्के में लिया गया और हल्के में लेने के बाद में जो हमारे राजनेता है उन लोगों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जहां हमारे भरतपुर रियासत के हिंदी के माने हुए महाराजा किशन सिंह जी की धर्मपत्नी महारानी राजमाता रायन कौर के द्वारा इसकी स्थापना 1912 में इस उद्देश्य के लिए कराई गई थी, जो उर्दू में राजकार होता था उसको हिंदी में कराने के लिए क्रांति का एक बहुत बड़ा ये कारण था। हिंदी के जगत में भरतपुर रियासत का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसको के अंदर जो 33,000 से ज़्यादा किताबें हैं, 8,000 किताब गायब हैं, इसको हमेशा से राज्य सरकार ने पोषण देने का काम नहीं किया। 5 करोड़ का बजट हुआ, हिंदी साहित्य समिति की जो प्राइवेट लोगों की संस्था थी उसको सरेंडर राज्य सरकार को करना पड़ा, जिसमें कलेक्टर नगर निगम को इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेकिन ये पता नहीं कि जो कर्मचारियों का पैसा है वो राज्य सरकार रिलीज क्यों नहीं कर रही है। तो ये सवाल अब विपक्ष उठा रहा है कि राज्य सरकार अब फंड रिलीज क्यों नहीं कर रही है। परिवादी से भी हम लोगों ने बात की, उनकी बात आपको सुनवाएंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शैलेश कौशिक साहब जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता हैं भरतपुर से ललितेश कुशवाहा, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ललितेश के पास चलेंगे। मैं कौशिक साहब आपका स्वागत कर रहा हूं। शैलेश साहब आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और ललितेश के पास पहले मैं जा रहा हूं, हमारे संवाददाता हैं। ललितेश, ये पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरह शुरुआत में ही मैंने इस डिस्कशन के कहा कि क्या हमारी धरोहरों की जो कीमत है हमारी नज़रों में क्या वो इतनी घट गई है कि अब हमें नीलामी देखनी पड़ेगी? क्या राजस्थान अपनी धरोहर की नीलामी देखेगा? ये पूरा मामला ज़रा अब हमने समझाया है, लेकिन आपके साथ ललितेश इस वक्त जो कोई खास शख्सियत मौजूद हैं और उनसे ज़रा मुलाकात करवाइए हमारे दर्शकों की, उनसे सुनवाइए कि क्या इस समिति के हालात हैं, कि क्या संघर्ष इस समिति ने झेला है और मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त यहाँ की। देखिए, बिल्कुल राहुल, भरतपुर में जो श्री हिंदी साहित्य समिति है उत्तर भारत की प्रसिद्ध है और उत्तर भारत में एकमात्र समिति है और यहाँ बताया जाता है कि 450 साल पुरानी 1500 पांडुलिपियां यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। और देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहाँ आ चुकी हैं। मेरे साथ में जो 1967 से उस श्री हिंदी साहित्य समिति है वहां वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1967 में वहां पढ़ाई की, लाइब्रेरी में जो श्री हिंदी साहित्य समिति है वहां की किताबें पढ़ी। उसके बाद में 2009 में उन्होंने पुस्तकालय मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मैं उनसे मुलाकात करा देता हूं और उनसे खास बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में अधिक जानकारी होगी। महेंद्र जी, आप बताइए, हमारी जो श्री हिंदी साहित्य समिति है देखा जा रहा है कि बार बार नीलामी की कगार पर पहुंच जाती है, क्या वजह है और इसके लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं लोग? नमस्कार जी सर। देखिए, ये भरतपुर में भारत का समृद्धशाली खजाना छुपा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली के भय की वजह से जब भारत के सारे राजे महाराजे चिंता कर गए थे
तो भरतपुर रियासत ने ही उस समय के जो श्रेष्ठ सेठाना और जो प्रत्येक पंथ के जो संत महात्मा जो थे वो यहाँ आश्रय पाया और उनको यहाँ रक्षण और संरक्षण दोनों प्राप्त हुआ जी। और उस समय यहाँ समृद्धशाली जो है साहित्य लेखन हुआ, जिसमें जैन समाज के संत रहे, शुद्ध सागर जी महाराज, और जैन राजेंद्र सूरि जी का भी जन्म यही हुआ। तो उसी समय के जो महाराज जो सूरजमल जी के जो समकालीन जो कवि आदि जो थे, उनकी जो स्वर्ण धातु से और जो स्वर्ण पन्नों पर जो लिखी हुई जो पांडुलिपियां थी, वो हमारी जो तत्कालीन प्रबंध कार्यकारिणी की गलत नीतियों के कारण वो गायब हो गई और उसी के कारणवश ये जो नीलामी के कागार पर पहुंची, क्योंकि उनका जो प्रबंधन था वो दूषित हो गया। और उसके परिणाम ये रहा कि महाराजा भरतपुर के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने इसको अपने संरक्षण में लिया। अब सवाल उठता ये है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान में जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हाकिम हैं, उनको ये चाहिए कि उसका विधिवत जो है उसको अपने रक्षण में लें। सबसे पहले यह है कि हमारा उसमें जो आदान प्रदान रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है, कौन सी वो है। और ये जो कर्मचारियों की जो समस्या है, तो ये तो जानबूझ करके पैदा की गई है। 2,70,00,000 रुपया पहले भी सरकार से इनको अनुदान में मिल चुका है, लेकिन वो दिया नहीं गया और इनको सरप्लस नहीं किया। तो उसके पीछे भरतपुर कलेक्टर ने एक जो महारानी वसुंधरा राजे के समय में एक पत्र लिखा था जी, जो मैंने यहाँ ये कमलराम मीणा जी को भी उसको प्रेषित किया है। जब यहाँ ऑडिटोरियम में भरतपुर के वरिष्ठ नागरिकों की जो मीटिंग हुई, तो उस समय ये सारे मुद्दे उठाए गए थे। तो हमने इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया कि भाई इतने महंगे कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं है। आज तो कंप्यूटर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इसमें रहेंगे तो इसका विकास हो सकेगा, और एक कर्मचारी की तनख्वाह में 3 कर्मचारी रह सकते हैं। तो क्या है कि ये गलत प्रबंधन के कारण जो है ये नीलामी के कागार पर ये पहुंची है। तो अब ये है कि भरतपुर कलेक्टर को ये चाहिए कि उसका विधिवत जो है उसका रक्षण संरक्षण करे, जो महाराजा भरतपुर की अभिलाषा थी। और इसमें भाई जो सुभाष गर्ग को भी आगे आकर के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे मिलकर के इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसका क्योंकि आज भी उसमें वो विपुल साहित्य है कि जो भारत में कहीं भी नहीं है, क्योंकि भरतपुर भारत का इतिहास है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। ललितेश, ये खराब प्रबंधन एक बड़ी वजह है यहाँ पर, खराब प्रबंधन, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। शैलेश कौशिक साहब, जिनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, वो दरअसल इस समिति में पहले कार्यरत थे पुस्तकालय मंत्री के तौर पर, और उन्होंने बताया कि भाई कई बार सरकार की तरफ से फंड आया लेकिन समिति तक पहुंचता नहीं है। क्या ये पुरानी सरकारें जो रही हैं, जिसमें आपका भी कार्यकाल शामिल है, पुरानी से मतलब आप केवल कांग्रेस गवर्नमेंट को मत समझ लीजिएगा कौशिक साहब, क्या सरकार से जब फंड समिति के नाम पर रिलीज हुआ तो क्या ये जो प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये खुलेआम इस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ चलता रहा कि करोड़ों रुपये समिति के नाम से आया और पहुंचा एक भी नहीं? लंबे समय से निश्चित रूप से एक ऐसी संस्था है, उत्तर भारत की प्रमुख संस्था, जो न केवल भरतपुर बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए गौरव की एक संस्था है। और कहीं ना कहीं खराब कुप्रबंधन के कारण इसकी जो आज स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से निराशाजनक है। समय समय पर इसको निश्चित रूप से फंड दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 2003 से 8 के बीच में, जब भी नगर निगम 25 लाख रुपए और 28 लाख रुपए इसको दिए गए थे ताकि इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। और उसके बाद उन्हें जब 13 से 18 के बीच में भी फंड रिलीज किया गया था। लेकिन कौशिक साहब, वो फंड पहुंचा क्या? इसका आपने फॉलोअप लिया आपकी सरकार ने? नहीं, निश्चित रूप से वो फंड पहुंचा था और उसके माध्यम से जो कर्मचारी थे उनके लिए जो उनकी देनदारी थी उसका भुगतान भी किया गया था। उसमें नगर निगम बिल्कुल उसकी सुपरविजन में रही थी। उस वक्त में नगर निगम भरतपुर में पार्षद भी था उस वक्त, मुझे ध्यान है 2003 से 8 के बीच में उस समय की घटनाक्रम था जब राज्य सरकार से निर्देश आए थे और नगर निगम ने पैसा दिया था। लेकिन मैं एक बात कहूं, ये राजनीतिक का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति का बिल्कुल विषय ही नहीं है। राजनीति का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। ये हमारी संस्कृति का विषय है, ये हमारी धरोहरों का संरक्षण का विषय है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सी इसमें बात कहना चाहूंगा, तो पिछली, जैसे आपने अपने अभी शुरुआत में बताया था कि पिछली सरकार में
माननीय जो हमारे विधायक थे, भरतपुर से 6 मंत्री थे, स्थानीय विधायक थे जो माननीय गहलोत साहब की किचन कैबिनेट में शामिल थे, हाँ। उन्होंने 5 करोड़ रुपए का वादा किया था कि 5 करोड़ रुपए इस समिति के प्रबंधन के लिए जारी कराए जाएंगे बजट में, और बजट में घोषणा भी हुई। मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहूंगा उनकी इस पुस्तिका को, जिसमें उन्होंने अपने गुणगान तो खूब किए, लेकिन इस पुस्तिका में मैं करता चाहता हूं, उन्होंने लिख रखा है हिंदी साहित्य समिति पुरस्कार के लिए 5 करोड़ का अनुदान। जब चुनाव में जाते वक्त, इस वक्त अभी 6 महीने पहले वो चुनाव में गए थे, तो उन्होंने इसका गुणगान तो किया, लेकिन हाँ। माननीय विधायक जी ये सभा केवल 1 करोड़ 11 लाख रुपए क्यों दिला पाए? क्या कारण रहे? अगर निश्चित रूप से वो वित्तीय प्रबंधन के मद्देनजर जो बजट में घोषणा हुई थी, हाँ। वो उस समय मिल जाती, तो कहीं ना कहीं आज इस समिति की स्थिति ये नहीं होती। कि समिति बिल्कुल नीलामी के कगार पर है। समिति में सबसे बड़ी बात देखिए आप, कि पिछले कांग्रेस शासनकाल में एक समस्या और हुई, इसको जब भाषा विज्ञान विभाग के अधिग्रहण में दिया गया, तो आज जो इसके 1300 सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, जो आजीवन लंबे समय से पैतृक रूप से चले आ रहे हैं, उनको तक भी किताबों का आदान प्रदान। लेकिन कौशिक साहब, आपने ये अच्छी बात कही कि ये राजनीति का विषय नहीं है और धरोहर और संस्कृति का विषय है। बिल्कुल ठीक बात है, धरोहर और संस्कृति का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धरोहर और संस्कृति के संवर्धन का परचम लेकर के किस पार्टी के कार्यकर्ता घूमते हैं कैंपेन के दौरान? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सबके धरोहरों के संरक्षण के लिए। तो अब कौन इसका संवर्धन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी अब किसकी है? देखिए, अभी लगभग आज आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं सर? बिल्कुल निश्चित रूप से। आप मेरी तो क्या करेंगे अब आप उसके लिए ये जवाब दीजिए। अब आप क्या करेंगे ये बताइए। आप मेरी बात को सुनिए राहुल जी, मैं बड़े ही संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी भरतपुर जिले के मूल निवासी हैं। भरतपुर जिले से उन्होंने राजनीति की है, भरतपुर जिले की हर समस्या को उनको जानते हैं, समझते हैं। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य समिति जैसी एक गौरवान्वित संस्था का विषय उनके संज्ञान में है। अभी जब कुछ दिन पहले भरतपुर आए थे, यहाँ के प्रमुख जनों से चर्चा की थी, निश्चित रूप से इस विषय पर भी चर्चा हुई थी। और इसके संरक्षण के लिए चूंकि अभी लेखानुदान पास हुआ है, अभी पूरा बजट नहीं आया है, लोकसभा चुनाव के बाद बजट आएगा, और इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए, इसके धरोहरों के पुनर्विकास के लिए और हिंदी साहित्य समिति के गौरव को वापस लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से इसके लिए एक उचित बजट की घोषणा करेंगे। इसके लिए उचित प्रशासन, जो ये नहीं होगा जो पिछली अभी लेट लती भी चल रही है, इसका जो प्रशासन भी, इसका प्रशासक भी इस तरीके से किया जाएगा कि समिति की जो धरोहर है वो संरक्षित रहे, लोगों को उपलब्ध रहे। जो लोग अपनी यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आते हैं, उनको निश्चित रूप से इस समिति में वो ज्ञान का भंडार पुनः वापस मिले। इसके लिए निश्चित रूप से बजट में उचित और आवश्यक घोषणाएं की जाएंगी। क्या कौशिक साहब, आप उम्मीद जता रहे हैं कि नई सरकार में नई उम्मीदें जगेंगी और इस की नीलामी को रोकने के लिए आप लोग प्रयासरत रहेंगे। हमारे साथ हिंदी साहित्य अकादमी के हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं दूलाराम सारण साहब, आप जुड़ रहे हैं। सारण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये एक बड़ा विषय है सर कि किस तरह हमारी जो धरोहर है और साहित्य को बचाए रखने के लिए जो इमारतें जो बनाई गई थी, उन इमारतों की ईंट भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन उनके अंदर जो किताबें रखी हैं उनके पन्ने कभी भी पुराने नहीं हो सकते। उनसे हमेशा एक नई उम्मीद, एक नया सूरज उन किताबों की पंक्तियों से निकलता है, उनके पन्नों से निकलता है। लेकिन वो सब सूरज, वो सब रोशनी, वो सब उम्मीद, वो सब संभावनाएं क्या इसी तरह नीलामी की कगार पर आते हुए हम लोग देखेंगे सर? क्या टेक है आपका इस तरह की स्थितियों पर? राहुल जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, एनडीटीवी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दिन में मैं आपने जो समीक्षा जी की रिपोर्ट दिखाई वो भी मैंने ऑनलाइन दिन में देखी थी। अच्छा लगा कि आपने एक जरूरी विषय को उठाया है और उचित प्लेटफॉर्म पे उठाया है। दरअसल मैं कौशिक जी को भी सुन रहा था और आपकी समझ को भी महसूस कर रहा था। वस्तुतः ये मुद्दा राजनीति से परे साहित्य और संस्कृति का मुद्दा है, और यह कहने में न तो मुझे गुरेज होगा और न कौशिक जी को गुरेज होगा कि भले ही इस दल की सरकार हो, भले ही उस दल की सरकार हो, सरकारों की प्राथमिकता में साहित्य और संस्कृति अब रहना असंभव सा लगने लगा है। राजनीति में जब सत्ता प्राप्ति की होड़ हो जाती है तो हम उस मूल्यों को भूल जाते हैं, उन संस्थानों को भूल जाते हैं जिन संस्थानों के बुत्ते पे या देश या प्रांत ठीक है। सारण साहब का फ्रेम जो फ्रीज हो गया, फिर हम जुड़ेंगे उनके साथ। जुड़ गए सारण साहब, बात पूरी कर लीजिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि जब 1912 में ये संस्था स्थापित होगी तो कितने विराट सोच के साथ ये संस्था स्थापित हुई होगी।
और ऐसी एक नहीं तमाम संस्थाएं देश भर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदी के विकास के लिए हिंदी प्रसारण सभा ने अनेक अनेक संस्थाएं स्थापित की। ये सौभाग्य है कि राजस्थान का कि ये भरतपुर ने ऐसी पहल की जो देश की भाषा के विकास में आगे लेके जाने वाले प्रांतों में एक प्रांत है। हाँ। दरअसल ये संकट जो मौजूदा संकट है जो आज आपका चर्चा का विषय है, मैं उस पे आता हूँ, इस इतिहास पे, इस पे कोई अर्थ नहीं है, सब सारी चीजें जान रहे हैं। ये संकट न तो इस सरकार का न उस सरकार का है, ये संकट राजनेताओं के साहित्य और संस्कृति के प्रति दूर होते जा रहे चिंतन का है। आप आश्चर्य करेंगे कि लेकिन इसमें सारंग साहब एक बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक आम भाषा में अगर मैं समझना चाहूं, एक आम समझ से मैं अगर समझना चाहूं, क्या इसका जिम्मेदार केवल सरकारें हैं? क्या जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पाठक हैं, क्या वो भी इसके जिम्मेदार हैं? क्या हमारा समाज भी जिम्मेदार है? इस तरह की स्थिति जो पैदा हो रही है और ये हमको इस तरह पे चर्चा करनी पड़ी है, इस तरह के संवेदनशील विषयों पर, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम सब सामूहिक रूप से हैं, सरकार भी है और जनता भी, हम जनमानस भी हैं। दरअसल ये हुआ कि धर्म जाति की राजनीति में जब नेताओं को सत्ता मिलने लगेगी तो इन मुद्दों पे नेता क्यों सोचेंगे और क्यों विचार करेंगे? आप मान लीजिए अशोक गहलोत जी ने 5 करोड़ रुपए दिए, अशोक गहलोत जी 50 करोड़ रुपए दे देते, या मान लीजिए जो मांग है भजनलाल जी से आज कि 5 करोड़ रुपए दें, ये 50 करोड़ की जगह मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दे दें, तो पहला सवाल जनमानस से भी है कि क्या ये 50 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ रुपए वोट में बदलेंगे क्या नहीं बदलेंगे? नेता इस तरह का विचार जब रहेगा तो फिर सही मुद्दे पर और सही तरीके से काम होने की संभावना घट जाती है। सही बात है सारंग साहब, लेकिन क्या नेताओं को बिल्कुल कौशिक साहब, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य समिति के प्रति ये जो राजनीतिक एक विचार रहता है फायदे वाला, वोट वाले फायदे का, क्या उससे अलग आपकी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि आपने बताया भी वो मूल रूप से यहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या हिंदी साहित्य समिति एक नया दौर देख पाएगी? निश्चित रूप से देखना चाहिए। हिंदी साहित्य समिति एक ऐसी संस्था है जो राजनीति से परे है, और जैसा कि अभी दूलाराम जी ने कहा, निश्चित रूप से इसको राजनीति से परे रखना चाहिए। मैंने वो विषय बताए थे जो किसी कारण से आवश्यक थे बताना, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, धरोहर संस्कृति इनके संवर्धन संरक्षण के लिए निश्चित रूप से, अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे रहती है और अपने विचार को आगे रखती है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं कह सकता हूं कि आगामी बजट में भरतपुर की हिंदी साहित्य समिति के संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके पुनरुत्थान के लिए निश्चित रूप से आवश्यक उचित घोषणाएं की जाएंगी, ताकि इसका जो और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो घोषणाएं हैं धरातल पे भी बहुत जल्द दिखाई देंगी, ताकि अब अगली तारीख कोर्ट की ना आ जाए। ललितेश के पास में जा रहा हूं और आखिरी 40 सेकंड मेरे पास है। ललितेश, जरा बाबूजी से बात कीजिए और उनके पास, क्योंकि बड़ा वो ऐतिहासिक तौर पे भी इस संस्था से जुड़े रहे हैं और लंबा समय उन्होंने इस साहित्य समिति को दिया है, उनसे पूछिए अब वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है सरकार से? बाबूजी, आप ये बताइए आप क्या चाह रहे हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? और सीएम भरतपुर, जो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, उनका गृह जिला भी भरतपुर है, क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि माननीय भजनलाल जी इसका स्थायी जो है समाधान करें और इसका ऐसा निराकरण हो कि ये पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और इसके पास जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जो विपुल छाती जो राष्ट्रीय धरोहर की जो अमानत यहाँ भरतपुर में मौजूद है उसका रक्षण हो सकेगा। और मुख्यमंत्री सक्षम है, वो उनके एक इशारे से बहुत अच्छे ढंग से इसका रक्षण हो सकेगा। ठीक है, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं ललितेश, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बेहतर ढंग से संरक्षण इस पूरी हमारी धरोहर का भी होगा, और हम लोग उम्मीद भी जता रहे हैं। बाबूजी से भी आप बताइए, मैसेज उनको दीजिए कि एनडीटीवी राजस्थान प्रयास कर रहा है कि इस धरोहर को नीलाम होने से बचाया जा सके और नई उम्मीद का सूरज यहाँ की इमारतों की जो खिड़कियां हैं जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं। तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, आप इस तरह की कभी पुरानी हमारी जो साहित्य अकेडमीज बनी हुई हैं उनकी इमारतों में जब आप जाएंगे तो अलग ही खुशबू आपको वहाँ आएगी और अलग ही आपको उम्मीद वहाँ दिखाई देगी। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी इस चर्चा को भी सुनेगी, इस विषय को भी समझेगी, इसकी महत्व को समझेगी, इसकी संवेदनशीलता को समझेगी और जल्द से जल्द इस पर काम होगा। और अंत इस बात से मैं कर रहा हूँ तीनों लोग का शुक्रिया अदा करते हुए कि घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ रहा
वही मल्हार है हिंदी, तुलसी कबीर सूर और रस खान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। सिद्धांतों की बात से ना होएगा भला, अगर अपनाएंगे ना रोज के व्यवहार में हिंदी। तो रोज के व्यवहार में हिंदी अपनानी होगी और हिंदी को संजोए रखने वाली इन इमारतों की ईंटों को उखड़ने से बचाना होगा। आज अपनी बात में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।